गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट.ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 11th की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है गति के नियम। और उसमें आज हम अध्ययन करेंगे घर्षण। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिक्शन। तो टुडे स्टडी अबाउट फ्रिक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, गतिमान वस्तु पर उसकी गति के विपरीत लगने वाला गतिमान वस्तु पर उसकी गति के विपरीत लगने वाला विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस स्थिति को घर्षण कहते हैं। तो गतिमान वस्तु पर गति के विपरीत लगने वाला विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं और इस स्थिति को घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी ये दो प्रश्न हैं। सबसे पहले जब भी घर्षण बल लगता है तो घर्षण बल, जैसे मान लो कि एक वस्तु आपकी इस प्रकार रखी हुई है, एक वस्तु इस प्रकार रखी हुई है। इन दोनों वस्तुओं की ये जो संपर्क सतह है, इन दोनों वस्तुओं की जो संपर्क सतह है, घर्षण बल सदैव संपर्क सतहों के समांतर लगता है। या दूसरी स्थिति में मैं कहना चाहूँ तो इस चीज़ को मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि मान लो कि एक वस्तु इस प्रकार की है और दूसरी वस्तु इस प्रकार की है। अब इन दोनों वस्तुओं पे घर्षण बल की जो पुरानी परिभाषा है उसमें ये माना जाता है कि जो दो सतह होती हैं उनकी संपर्क सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण एक दूसरे के अंदर धंस जाती है। और इसे यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो इस स्थिति में अंतर परमाणविक स्थिति बनती है।
अंतर परमाणु बलों की वजह से ये संपर्क सतह एक दूसरे में उबड़ खाबड़ होती हैं। और जो वर्तमान इसकी परिभाषा है तो इसमें कहा गया है कि जो संपर्क सतह हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। संपर्क सतह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये वाली उबड़ खाबड़ की वजह से, उबड़ खाबड़, ये आपकी पुरानी परिभाषा था, ओल्ड डेफिनेशन। अंतर परमाणु बलों की वजह से ये एक दूसरे में धंस जाती हैं, या उबड़ खाबड़ होने की वजह से एक दूसरे में धंस जाती है। और जो नवीन परिभाषा है ये आकर्षण के कारण संपर्क में आती हैं। आकर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। तो जब एक वस्तु और उस पर रखी दूसरी वस्तु के संपर्क तल पर गति उसके विपरीत लगने वाले विरोधी बल के कारण होती है तो इस स्थिति को हम घर्षण कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि इस वस्तु को यदि हम आगे ले जाएं तो ये वाली वस्तु पीछे हटेगी, ये वाली वस्तु आगे जाएगी। इन दोनों के संपर्क सतह ये वाली है। अब जो घर्षण बल लगता है वो इस संपर्क सतह के समांतर लगता है। घर्षण बल सदैव संपर्क बल होता है। जो घर्षण बल होता है सदैव संपर्क बल होता है, जो संपर्क तलों के बीच विरोधी बल है। जो पुरानी परिभाषा है उसमें कहा गया है कि दो संपर्क तलों के उबड़ खाबड़ होने से घर्षण बल उत्पन्न होता है और इस स्थिति को हम घर्षण कहते हैं। और जो नई परिभाषा है उसमें कहा गया है कि संपर्क तलों या पृष्ठों के बीच आकर्षण के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है और इस स्थिति को हम घर्षण कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो संपर्क बल है एक प्रकार का घर्षण बल है, जो एक प्रकार का संपर्क बल है। निष्कर्ष, घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है जो संपर्क पृष्ठों या तलों के बीच घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं तभी घर्षण बल उत्पन्न होता है। यदि संपर्क नहीं आएगी तो घर्षण नहीं होगा और नहीं घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है। जो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति या सापेक्ष गति का विरोध करता है।
घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है जो संपर्क पृष्ठों या तलों के बीच आपेक्षिक गति या सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा, घर्षण बल यह स्थिति या घर्षण बल की स्थिति अंतर परमाणविक यह स्थिति अंतर परमाणविक बलों के कारण उत्पन्न होती है। यह स्थिति अंतर परमाणविक बलों के कारण उत्पन्न होती है। जब एक वस्तु या एक पृष्ठ के अणु दूसरी पृष्ठ के अणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें अंतर परमाणविक बलों के कारण ये घर्षण बल उत्पन्न होता है। जब एक वस्तु के अणु दूसरी वस्तु के अणु के संपर्क में आते हैं तो अंतर परमाणविक बलों के कारण घर्षण बल की स्थिति उत्पन्न होती है। हमने उदाहरण देखा था कि जो घर्षण बल है, घर्षण बल संपर्क पृष्ठों के समांतर घर्षण बल सदैव संपर्क में आए पृष्ठों के समांतर कार्य करता है। हमने इससे पहले जब चित्र बनाया था उसमें देखा था दोनों पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो घर्षण बल सदैव संपर्क में आए पृष्ठों के समांतर कार्य करता है। चौथा है संपर्क बल या घर्षण बल गति का नहीं अपितु आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो घर्षण बल है जब दो वस्तुओं के बीच में गति होती है उसका विरोध नहीं करता है, उन दोनों वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि घर्षण बल पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल है चाहे पृष्ठ छोटी बड़ी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पृष्ठें समान हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर्षण बल पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है और इसकी वजह यही है कि घर्षण बल गति का नहीं अपितु आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यानी कि संपर्क में जो पृष्ठें आ रही हैं उसमें जो घर्षण होता है उस पर निर्भर करता है घर्षण बल, न कि उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। घर्षण बल पृष्ठों के खुरदरी पृष्ठों के मध्य
घर्षण अधिक तथा चिकनी पृष्ठों के मध्य घर्षण कम होता है। खुरदरी पृष्ठों के मध्य घर्षण अधिक तथा चिकनी पृष्ठों के अंदर घर्षण कम होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है स्थैतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण। दूसरा है सीमांत घर्षण। तीसरा है गतिक घर्षण और चौथा है लॉटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। मान लो कि ये आपका ये कोई बॉक्स है और ये क्षैतिज पे रखा हुआ है। एक बच्चा इस पर 5 मिनट का बल लगाता है। देखो, हम ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि जो घर्षण बल है सदैव संपर्क बल है, और यदि हम वस्तु को पर बल इधर लगाएंगे तो घर्षण बल इसके विरोध इधर लगेगा। यदि हम घर्षण बल को, यदि इस बॉक्स पर धक्का हम इधर मारेंगे तो घर्षण इधर आएगा, क्योंकि गतिमान वस्तु पर गति के विपरीत लगने वाला विरोधी बल घर्षण बल होता है। यदि मैं इस वस्तु के धक्का इधर मारूंगा तो घर्षण बल इसके विपरीत कार्य करेगा, यानी कि इस दिशा में कार्य करेगा। यदि मैं 5 मिनट का बल लगा रहा हूं तो विपरीत बल भी लगेगा 5 न्यूटन, जिसे हम बोलते हैं आरोपित बल। ये वाला तो है अपना आरोपित बल, आरोपित बल। और ये जो विपरीत दिशा में बल लगेगा यह है घर्षण बल। घर्षण बल आरोपित बल के विपरीत लगता है। फिर ये बच्चे ने कुछ साल बड़ा हो गया तो इसने इस पर लगाया 10 न्यूटन का बल, फिर इसने लगाया 15 न्यूटन का बल। तो जब हमने आरोपित बल 10 न्यूटन लगाया तो घर्षण भी 10 लगा, और जब हमने आरोपित बल 15 न्यूटन लगाया तो घर्षण भी 15 न्यूटन लगा। ये बच्चा और बड़ा हो गया तो इसने इस बार इस पर धक्का लगाया 20 न्यूटन बल से। अब देखो घर्षण लग रहा है 15 न्यूटन, इधर से बच्चा मार रहा है 20 न्यूटन। अब ये वस्तु क्या होगी, घर्षण बल से आरोपित बल अधिक हो गया
तो इस वस्तु में गति आएगी और ये वस्तु चलना शुरू कर देगी। अब यदि हम इस आरोपित बल और घर्षण बल के बीच में ग्राफ खींचें तो वो आपका निम्न आता है। यदि हम आरोपित बल और घर्षण बल में ग्राफ खींचें तो वो निम्न आता है। और इसी के माध्यम से हम ये परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। एक्स ओ एक्स डेक्स वाई ओ वाई डेक्स। स्टूडेंट्स, जब बच्चे ने 5 न्यूटन बल लगाया, हम इस पर एक्स एक्स पर लेते हैं आरोपित बल, और वाई एक्स पर लेते हैं घर्षण बल। जब बच्चे ने आरोपित 5 न्यूटन बल लगाया तो घर्षण भी कितना लगा, 5 न्यूटन। जब बच्चे ने 10 न्यूटन लगाया तो घर्षण भी कितना लगा, 10 न्यूटन। जब बच्चे ने 15 न्यूटन लगाया तो घर्षण भी कितना लगा, 15 न्यूटन। जब बच्चे ने 20 न्यूटन बल लगाया, अब घर्षण तब भी 15 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब क्या है, पहली स्थिति अपनी आएगी जो यहाँ पर आएगी 5 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन और फिर 15 न्यूटन। यदि इन बिंदुओं को मैं स्केल की सहायता से मिलाऊं तो ये एक सीधी रेखा आएगी, और जैसे ही बच्चा 15 न्यूटन बल लगाएगा तो वो आगे जाकर यूं गतिमान हो जाएगी वस्तु। अब आप देख रहे हो कि वस्तु यहाँ 0 से लेकर यहाँ 15 न्यूटन बल तक जितना वस्तु पर आरोपित बल है उतना घर्षण बल लग रहा है। अर्थात आरोपित बल घर्षण बल के द्वारा समायोजित हो रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। आरोपित बल घर्षण बल को एडजस्टमेंट कर रहा है या समायोजित कर रहा है। और जब तक आरोपित बल को घर्षण बल समायोजित कर लेता है उस स्थिति को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, तो जो यहां से लेकर यहां तक की स्थिति है वो है स्थैतिक घर्षण। या इसे हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जब दो संपर्क तलों के बीच में आपेक्षिक गति नहीं होती है, अर्थात घर्षण बल समायोजित होता है, तो इस स्थिति को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो ये स्थिति कौन सी होगी, स्थैतिक घर्षण। आपने देखा जैसे ही बच्चे ने 20 न्यूटन बल लगाया तो ये आरोपित बल इस घर्षण बल से ज्यादा हो गया। आरोपित बल घर्षण बल से ज्यादा हो गया, तो वह आरोपित बल जिस पर वस्तु चलना स्टार्ट करती है या वह घर्षण बल जिस पर स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जिसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण जब मैक्सिमम होता है या अधिकतम होता है तो वस्तु चलना शुरू करती है, और उस स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। इसके बाद में वस्तु एक नियत गति से चलना शुरू करती है जिसे हम कहते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, जो गतिक घर्षण है वो समायोजित नहीं करता है, जबकि स्थैतिक घर्षण समायोजित करता है, एडजस्टमेंट करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है तो जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है, आपेक्षिक गति होती नहीं है, केवल प्रवृत्ति होती है, संभावना होने की स्थिति बनती है। जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है तो इस स्थिति को स्थितिक घर्षण कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ये आपकी वस्तु है और ये आपकी एक दूसरी वस्तु है, यदि यहाँ पर बल F इस पर आरोपित करेंगे तो जो गतिमान वस्तु की गति के विपरीत लगने वाला विरोधी बल, तो ये जो Fs है वो इधर कार्य करेगा आपका। भाई आरोपित बल इधर हो रहा है तो घर्षण इसकी विपरीत दिशा में होगा। ये आपका आरोपित है तो ये आपका स्थितिक घर्षण बल है। स्थितिक घर्षण बल। देखो, जब भी घर्षण होता है तो आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है। जैसे अभी मैंने पिछले वाले दिन बताया था कि जब बच्चे ने 5 मीटर का बल लगाया तो घर्षण भी 5 मीटर का बल लगता है, यानी कि आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो रही है परंतु गति नहीं हो रही है। जब बच्चे ने 10 मीटर बल लगाया तो घर्षण बल भी 10 लगाया, यानी कि जो स्थितिक घर्षण है उसको आरोपित बल के साथ में समायोजित हो जाता है, जिससे केवल प्रवृत्ति होती है, गति नहीं होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात हमारी स्पष्ट हो चुकी है कि स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसे देखो, हमने स्थितिक घर्षण को Fs से प्रदर्शित किया है और Fs का अधिकतम मान जो होता है तो Fs मैक्सिमम, तो इसे Fs मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं। और आपको देखो चित्र मालूम है कि यहाँ पर जब स्थितिक घर्षण बल अधिकतम होता है तभी सापेक्षिक गति होती है, और जिस स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान पर सापेक्षिक गति होना शुरू होती है उसे ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच
गति होती है तो उसे, जब दो वस्तुओं के बीच, देखो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ कर लिख दिया, आपेक्षिक गति होना जरूरी है, क्योंकि हमने ये पहले देख चुके हैं कि जो घर्षण बल है गति का नहीं अपितु आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण जो बल है गति का विरोध नहीं करता है अपितु आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उसे गतिक घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं। अब लास्ट और अंतिम है लोटनी गति। ये जो गतिक घर्षण है ये भी दो प्रकार का होता है, स्पर्शी घर्षण और बेलनी घर्षण। इनके नाम से स्पष्ट है कि स्पर्शी घर्षण जो एक क्षैतिज में गति करता है और जो एक बेलन के रूप में गोल गोल घूम के आगे बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं बेलनी घर्षण, और एक क्षैतिज में जो गति करता है उसे कहते हैं स्पर्शी घर्षण। किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए या घर्षण कम करने के लिए किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए या घर्षण कम करने के लिए वस्तु को लोटनी गति करवाई जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए लोटनी गति करवाई जाती है। इस दौरान लगने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। तो आपके घर्षण टाइप ऑफ घर्षण 4 प्रकार का था। स्थैतिक घर्षण, जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है तो उस स्थिति को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं और इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। और जब स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होता है तो उसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण का ये एक प्रकार है जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति या सापेक्ष गति होती है और जिसमें वस्तु एक नियत वेग से चलना शुरू कर देती है तो उसे हम कहते हैं गतिक घर्षण। और ये 2 प्रकार का होता है, स्पर्शी घर्षण और बेलनी घर्षण। और चौथा है आपका लोटनी घर्षण। किसी वस्तु को स्थानांतरित गति के लिए या घर्षण को कम करने के लिए लोटनी गति करवाई जाती है। इस दौरान लगने वाले घर्षण को हम लोटनी घर्षण कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चित्र में आप देख रहे हो कि जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, और स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है वो गतिक घर्षण के मान से अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान गतिक घर्षण के मान से अधिक होता है। तो एक निष्कर्ष अपने सामने और निकल गया। चित्रानुसार स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान या सीमांत घर्षण, देखो बच्चों, स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है वो सीमांत घर्षण होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीमांत घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल के मान से अधिक होता है, या स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान गतिक घर्षण के मान से अधिक होता है। तो चित्र अनुसार स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान गतिक घर्षण से अधिक होता है। अर्थात एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्रेटर देन एफ के। ये क्या था? स्थैतिक घर्षण और इसका अधिकतम मान गतिक घर्षण के मान से बड़ा होता है। और ये बात हमने देख चुके हैं कि जो स्थैतिक घर्षण बल है वो दो पृष्ठों के बीच में एक प्रवृत्ति होती है, अर्थात दोनों बल समायोजित होते हैं। इसमें स्थैतिक घर्षण भी आरोपित बल और घर्षण बल समायोजित होते हैं, जबकि गतिक घर्षण समायोजित नहीं होता है। गतिक घर्षण एडजस्टेबल नहीं है। स्थैतिक घर्षण बल एडजस्टेबल है। आपने देखा ये आपकी कोई वस्तु है और ये दूसरी एक वस्तु है। ये मान लेते हैं कि वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। जब इस वस्तु ए पर यहां आरोपित बल F लगाते हैं, तो ये वस्तु B, इसके विपरीत एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं FS घर्षण बल। या इसको हम कहते हैं FAB। FAB क्या है यहां पर? FAB वस्तु ए पर वस्तु बी के कारण घर्षण बल। वस्तु ए पर वस्तु बी के कारण घर्षण बल। यानी कि ये जो FAB है, वस्तु ए आगे जाना चाह रही है परंतु वस्तु बी इस आगे जाने का विरोध करता है। इसी प्रकार FBA
एफ बी ए, वस्तु बी पर वस्तु ए के कारण घर्षण बल ये वस्तु आगे जाना चाह रही है। जब ये वस्तु आगे जाएगी तो ये वस्तु पीछे जाएगी, तो वस्तु बी पर ए के कारण बल लगेगा, क्योंकि पीछे जाने का विरोध करेगा बल, वो लगेगा एफ बी ए। एफ बी ए। स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ कि ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी या हजम नहीं होगी। ये तो आप जानते हो कि गतिमान वस्तु पर गति के विपरीत लगने वाला विरोधी बल घर्षण बल होता है। यदि ये वस्तु आगे की ओर गति करेगी तो इस पर घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा, अर्थात वस्तु ए पर वस्तु बी के कारण घर्षण बल। अब देखो, ये वस्तु आगे जा रही है, ये वस्तु पीछे जा रही है। अब पीछे जाने वाली वस्तु पर बी के कारण जो घर्षण बल लगेगा वो इसके विपरीत लगेगा, और इसे हम कहेंगे एफ बी ए, और इसे हम लिखेंगे वस्तु बी पर वस्तु ए के कारण घर्षण बल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो घर्षण बल होता है वो युग्म के रूप में लगता है। तो निष्कर्ष अपना हो जाएगा, घर्षण बल सदैव युग्म के रूप में लगते हैं। घर्षण बल सदैव युग्म या पेयर या जोड़े के रूप में लगते हैं। घर्षण बल सदैव जोड़े के रूप में लगते हैं, युग के रूप में लगते हैं, पेड़ के रूप में लगते हैं, जैसा कि आपको चित्र में और इसमें दिखाया गया है। जो सीमांत घर्षण का अधिकतम मान है एफ एस मैक्सिमम, वो अनुक्रमण पे होता है एन के। एन क्या है? एन यहाँ पर है सामान्य प्रतिक्रिया। एन क्या है? सामान्य प्रतिक्रिया। जैसे मान लो कि ये आपकी वस्तु है, किसी वस्तु पर उसकी भार के कारण बल वस्तु के केंद्र की ओर लगता है, और जिसे हम mg कहते हैं। वस्तु के भार के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे mg कहते हैं। और ये जो n है, सामान्य प्रतिक्रिया बल, ये वस्तु के भार के विपरीत दिशा में लंबवत ऊपर की ओर लगता है। अब जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये सामान्य प्रतिक्रिया बल बढ़ेगा। सामान्य प्रतिक्रिया बढ़ेगी। अब एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू जाएगा म्यू एस एन, जहाँ म्यू एस एक नियतांक है, जहाँ म्यू एस एक नियतांक है या स्थिरांक है, जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये म्यू एस क्या है? एक नियतांक है जिसे हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि मैं यहाँ दूसरी तरफ देखूँ इसी के रूप में, तो जो आपका गतिक घर्षण होगा वो भी सामान्य प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। जो गतिक घर्षण है वो भी सामान्य प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। और एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, जहाँ म्यू के एक स्थिरांक है। देखो, स्थिरांक है, नियतांक है,
ये अचरांक है, ये एक ही बातें हैं, है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो हमने यहाँ पर म्यू एस और म्यू के बीच में गणितीय संबंध प्राप्त किया। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बाद में हम अगली वाली डेरिवेशन करेंगे जिसमें ये काम आएगा। अब नेक्स्ट अपना आता है घर्षण कोण। भाई जब दो वस्तुएं में घर्षण की प्रवृत्ति होती है या आपेक्षिक गति होती है तो किसी कोण पर तो वो घूमती है, किसी कोण पर तो उनका घर्षण होता है। तो घर्षण कोण कितना होता है उसके बारे में हम देखेंगे। घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपकी कोई वस्तु है जो क्षैतिज पर इस पर F बल आरोपित है और ये हम जान चुके हैं कि जो घर्षण बल है Fs मैक्सिमम वो इस आरोपित बल के विपरीत कार्य करता है और इसका भार mg पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है और सामान्य प्रतिक्रिया n mg के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है। यदि मैं इस n के समांतर एक n और खींच दूं इस प्रकार इसे और इसको इसे ज्वाइन कर दूं तो ये आपका हो जाएगा P, Q, R और S। अब जो QS इसका जो विकिरण है, देखो ये आपका SMX है ये वाला, तो ये भी आपका क्या होगा अधिकतम घर्षण गुणांक, अधिकतम स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, और ये आपका क्या है N है। अब जो ये SQ रेखा है वो इस सामान्य प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण का परिणामी R है। SQ इज इक्वल टू R बराबर सामान्य प्रतिक्रिया N तथा अधिकतम स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण का परिणामी है। अब देखो यहां पर दो स्थितियां हैं, सामान्य प्रतिक्रिया N और सीमांत घर्षण Fs मैक्सिमम का परिणामी R और सामान्य प्रतिक्रिया के मध्य कोण थीटा मान लेते हैं अपन। ये कोण क्या है थीटा मान लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा परिणामी R वह सामान्य प्रतिक्रिया N के मध्य कोण। या मैं इसे कह सकता हूं R Fs मैक्सिमम और N के परिणामी तथा सामान्य प्रतिक्रिया N के मध्य कोण। बात वही है, R क्या है
सीमांत घर्षण और सामान्य प्रतिक्रिया का परिणामी। अब परिणामी और एन के मध्य कोण कह दीजिए, या एस एम मैक्सिमम और एन के परिणामी तथा एन के मध्य कोण कह दीजिए, बात एक ही है। मैं पूरी अपनी बात रिपीट करता हूं कि इस चीज को यदि मैं कह दूं कि जो थीटा है परिणामी आर और सामान्य प्रतिक्रिया एन के मध्य कोण है, या मैं यूं कह दूं कि सीमांत घर्षण और सामान्य प्रतिक्रिया के परिणामी और सामान्य प्रतिक्रिया के मध्य कोण थीटा है, तो बात तो एक ही है। अब यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करूं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है आर क्यू, आधार देखो ये 90 है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि 90 के सामने कर्ण होती है, आधार क्या हो जाएगा एस आर। तो आर क्यू हमारा क्या है, आर क्यू है एफ एस मैक्सिमम, और एस आर क्या है एन। और अपने पिछली परिभाषा में देखा है कि एफ एस मैक्सिमम होता है म्यू एस एन बटे एन, ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया म्यू एस। निष्कर्ष, देखो म्यू एस क्या है, म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो निष्कर्ष ये हो जाएगा कि जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो घर्षण कोण की स्पर्शिया के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक, देखो मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इसी चीज को शब्दों में बोल रहा हूँ। जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण क्या है थीटा, घर्षण कोण की स्पर्शिया के बराबर होता है, कि स्पर्शिया के बराबर होता है। जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है घर्षण कोण की स्पर्शिया के बराबर होता है। मैंने केवल इस बात को हिंदी में लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कंक्लूजन करके लिख दिया इसको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज, देखो यह आपकी क्षैतिज गति है, और इस प्रकार की जो शेप होती है उसे बोलते हैं नत समतल। इस प्रकार से क्या बोलते हैं, नत समतल। ये क्षैतिज है और ये हो गया आपका नत समतल। क्षैतिज के साथ नत समतल का वह कोण क्षैतिज के साथ नत समतल का वह कोण जिस पर
क्षैतिज के साथ नत समतल, ये क्षैतिज आपकी है, ये उसका नत समतल है, ये जो कोण है मान लेते हैं कि ये अल्फा है। क्षैतिज के साथ नत समतल का वह कोण जिस पर वस्तु खिसकना शुरू होती है। क्षैतिज के साथ नत समतल का वह कोण जिस पर वस्तु खिसकना शुरू होती है, उस कोण को विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी वस्तु है, यहाँ पर इस वस्तु पर ये इधर खिसकेगी तो बल किधर लगेगा, घर्षण बल। ये वस्तु इधर खिसकेगी तो घर्षण बल की प्रवृत्ति है जिधर खिसक रही है उसके विपरीत दिशा में लगेगा, तो यहाँ लगेगा आपका एफ एस मैक्सिमम। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि खिसकना शुरू होती है, यानी कि हम इससे और ऊपर करेंगे तो ज़्यादा खिसक जाएगी, परंतु जस्ट खिसकना शुरू होती है, यानी कि क्षैतिज के साथ नत समतल का वह कोण जिस पर वस्तु जस्ट सिरकना शुरू करती है, वो कोण क्या होता है, विराम कोण होता है या एंगल ऑफ रिपोज होता है। अब देखो, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो वस्तु का बाहर है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है और उसे हम mg कहते हैं, और जो सामान्य प्रतिक्रिया है वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है। यदि मान लो कि मेरा ये एंगल, यदि ये अल्फ़ा है तो ये भी आपका अल्फ़ा होगा। अब यदि मैं इसे, ये 90 है, यदि हम इसे घटकों में यूज करें तो जिधर कोण बनता है उधर घटक होता है mg cos अल्फ़ा, और कोण के जो विपरीत साइड होती है उसका होगा mg sin अल्फ़ा। देखो ये बात हमने बहुत पहले हम स्पष्ट कर चुके हैं। यदि ये एंगल थीटा है तो थीटा जिधर एंगल है उधर होगा, यदि मान लो ये आर है तो आर कोस थीटा होगा, और एंगल की विपरीत दिशा में आर साइन थीटा होगा। जिधर कोण बन रहा है उधर आर कोस थीटा, और जिधर कोण नहीं बन रहा है उधर आर साइन थीटा। यदि यहाँ कोण बन रहा है तो mg कोस अल्फा हो जाएगा और ये क्या जाएगा mg साइन अल्फा। अब यदि हम संतुलन की स्थिति देखें, चित्रानुसार संतुलन की स्थिति, चित्रानुसार संतुलन स्थिति में n किसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा के। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और एफ एस किसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा के। एफ एस मैक्सिमम mg, तो ये देखो ये गलत दिया मैंने, mg कोस अल्फा के बराबर होगा और ये mg साइन अल्फा के बराबर होगा। समीकरण 3/2 से तो mg साइन अल्फा बटे mg कोस अल्फा बराबर एफ एस मैक्सिमम अपॉन n। mg से mg कैंसिल हो जाएगा,
साइन अल्फा हम कौन बोलते हैं, टेन अल्फा बराबर, अब हम जानते हैं म्यू एस पर एफ एस मैक्सिमम होता है म्यू एस एन, एन से एन फिट कर जाएगा, तो टेन अल्फा बराबर आ जाएगा म्यू एस। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 और 4 से आपने टेन थीटा देखा था, घर्षण कोण, टेन थीटा बराबर म्यू एस, और हमने वहाँ लिखा था निष्कर्ष में कि जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 वह 4 से टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, इट मीन्स थीटा बराबर अल्फा, इट मीन्स घर्षण कोण बराबर विराम कोण। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो घर्षण कोण है और जो विराम कोण है वो बराबर होते हैं। आप मेरे YouTube चैनल government.vlogs को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।